रामदास अपने घर में अपनी पत्नी और 21 साल की बेटी रूपमती के साथ बैठ के कुछ ज़रूरी बात कर रहा था। बात चल रही थी बिटिया के हाथ पीले करने की। रज्जू, देखो जी, ज़माना ख़राब है। अब जितनी जल्दी हो सके बेटी के हाथ पीले कर दो। और वैसे भी अपनी रूपमती अब 21 साल की हो गई है। रामदास, हाँ, सोच में मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन दुविधा ये है, लड़के वाले मांग रहे हैं। उतना हमारे पास नहीं है देने को। कितना मांग रहे हैं? रज्जू ने पूछा। 2 लाख नगद और साथ में सामान, उत्तर दिया रज्जू जी ने। ये तो बहुत है, कैसे करोगे? रामदास, तू परेशान ना हो, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जा खाना ले आ। तब तक दरवाजे से आवाज़ आती है। रामदास, चचा है क्या? हाँ, आ जाओ, किवाड़ खुले हैं। 4 लोग अंदर आते हैं। राम राम चचा, मेरे पैर छूते हुए टीटू बोला। रामदास, कैसे हो बेटा, पूछते हुए चारपाई पे बैठने का इशारा करता है। ठीक हूँ चचा। अरे सुनती हो, कुछ चाय पानी लाओ, नेताजी घर आए हैं। रामदास ने आवाज़ लगाई। टीटू, अरे नहीं चचा, अभी प्रधान जी के यहाँ से पी के आए हैं। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद देता चलो। आशीर्वाद तो ईश्वर का है, रामदास बोला। टीटू, और क्या चल रहा है? चचा, आजकल आपका बिटिया कैसी है? शादी की बात की? कहीं उसकी? हाँ की है, एक जगह बात, रामदास ने उत्तर दिया। तो बनी बात कुछ? टीटू ने पूछा। मांग ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे तो सब ठीक सा लग रहा है, रामदास ने धीरे से बोला। कितना? टीटू ने उत्साह से पूछा। 2 लाख नगद और सब सामान, रामदास ने उदासी से उत्तर दिया। आपको पसंद है ना लड़का और उसका खानदान? टीटू ने विश्वास में लेते हुए कहा। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए रामदास ने कहा। टीटू, चचा चिंता मत करो, जितना हो सके करो, बाकी मैं नेताजी से बात करके करवाता हूँ। आखिर हमें भी तो थोड़ा सेवा का मौका मिलना चाहिए। आप लोग हमारे लिए कितना करते हो, और आगे भी चुनाव आ रहा है, 2 महीने बाद तो थोड़ी सी सेवा हमारे हिस्से भी आने दो। रामदास ने कुछ नहीं कहा, बस ज़रूरत भरी निगाहों से टीटू के चेहरे की तरफ देखता रहा। अच्छा चचा, चलता हूँ, तुम तैयारी करो, शादी की तारीख आ जाए तो बताना, मैं नगद भिजवा दूंगा। भगवान भला करे आपका। रामदास हाथ जोड़ता हुआ उन्हें दरवाजे तक छोड़ के आता है। रामदास के चेहरे पे खुशी के भाव दिखाई देते हैं। रज्जो भी वहीं आ जाती है और दोनों बातें करते हुए खुश हो जाते हैं। शादी की बात पक्की हो जाती है। धीरे धीरे शादी के दिन नज़दीक आते हैं और शादी के काम भी होते रहे। निमंत्रण भी बांट दिए गए। रामदास की चिंता बढ़ने लगी। नेताजी के यहाँ से कोई हालचाल पूछने नहीं आया। रज्जो ने रामदास से बात की। कैसे करोगे न? हो तो आप ही चले जाओ नेताजी के यहाँ, नहीं तो फजियत हो जाएगी। हाँ, सही कह रही हो, मुझे एक बार जाना चाहिए। रामदास अगले दिन नेताजी के यहाँ जाता है। नेताजी अपने बगीचे में 4 मुस्टंडों के साथ टहल रहे थे। तभी एक आदमी आके बताता है कि कोई रामदास नाम का व्यक्ति गांव से आपके मिलने आया है। आदेश मिला, अंदर भेज दो। रामदास अंदर आके नेताजी के चरणों में गिर जाते हैं और नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। अच्छा ठीक है, उठो, कैसे आना हुआ? नेताजी, टीटू भैया आए थे और आश्वासन दे के गए थे, बिटिया की शादी में कुछ सहायता के लिए। रामदास ने सिर झुकाए हुए कहा। अच्छा, बुलाओ टीटू को। अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए नेता ने एक मुस्टंडे से कहा। जी हुजूर, जाते हैं। थोड़ी देर में टीटू भी उपस्थित हो जाते हैं। प्रणाम करते हुए टीटू बोले, जी साहब, आपने याद किया? हाँ, ये रामदास जी आए हैं। हाँ, आपको बताए थे ना हम, इनकी बिटिया के बारे में जिसकी शादी होने को है। अच्छा, ये वही है? नेताजी ने याद करते हुए पूछा। तो कब की शादी है? नेताजी ने रामदास से पूछा। 20 अप्रैल, रामदास ने उत्तर में कहा। नेताजी, अरे ये तो चुनाव के बाद है, 18 को चुनाव है। टीटू, तभी तो सेवा का मौका मांगा है हमने चचा से। चचा के घर में 16 वोट है, चचा की कीमत बढ़ने वाली है। अच्छा ठीक है, भिजवाते हैं आपको, हम खुद आएंगे बिटिया के मंडप में, चिंता न करो आप। नेताजी ने कहा। रामदास हाथ जोड़ के बोला, मालिक, फजियत हो जाएगी, भैया के कहने पे मैं किया हमने, नहीं तो हमारी हैसियत से बाहर था। टीटू, चिंता ना करो, चचा पैसा आ जाएगा और शादी भी धूमधाम से होगी। नेताजी ने एक मुस्टंडे से इशारा करते हुए कहा। रामदास जी के थोड़े से हाथ गर्म करा दो। जी हुजूर, करते हुए उसने रामदास को एक नोटों की गड्डी दे दी। रामदास ने अपना माथा नेताजी के चरणों में रख के कहा, हुजूर ध्यान रखना। नेताजी बोले, ध्यान तो आपको रखना है 20 को। जी हुजूर, उसकी चिंता न करो। रामदास चला आता है।
आज 20 है। रामदास ने अपने परिवार में सबको समझाकर नेताजी का खूब ध्यान रखा। सब ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद आज बारात का दिन। घर में भीड़ भाड़ का माहौल था। सभी रिश्तेदार और परिवारी जन अपने अपने काम में लगे थे। रसोई भी तैयार हो रही थी। घर भी सजा रखा था। रूपमती सज के बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू साफ साफ दिख रहे थे। उसकी सखियां उसके साथ बैठ के उससे हंसी मजाक कर रही थी। ये सब चलते चलते कब शाम हो गई, कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। बारात आने वाली होगी, किसी ने कहा। तब तक आवाज़ आती है, बारात तो आ गई। सब लोग बारात देखने के लिए दौड़ पड़े। राम राम जी कहते हुए नेता और उनके बहुत से आदमी घर आ जाते हैं। रामदास और कुछ परिवारी जन उनकी खुशामद में लग जाते हैं। कुछ देर बाद राम राम जी राम राम कहते हुए नेताजी वापस चले जाते हैं। रामदास के चेहरे की खुशी सारी कहानी बता रही होती है। एक तरफ बारात का स्वागत चल रहा था, दावत भी चल रही है, सारे लोग बातें कर रहे हैं। एक तरफ कुछ महिलाओं का झुंड लगा है, बातें चल रही हैं। रामदास के पास तो कुछ था नहीं, तो इतना सब कैसे कर लिया। तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कुछ कह रहे हैं खेत बेच दिया होगा, कोई कह रहा था चोरी की होगी। कहीं शादी की रस्में चलते चलते आधी रात गुजर गई। रामदास और रज्जो कई दिनों बाद एक साथ बैठे थे। रज्जो की आंखों में खुशी के आंसू थे। बोल रही थी, अपनी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। रामदास बोला, अपने देवेंद्र भी कम नहीं लग रहे हैं। हाँ, वो भी अच्छे लग रहे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद 4 बंदूकधारी आ जाते हैं और रामदास को एकांत में ले जाते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं और 5 मिनट बाद वापस चले जाते हैं। रामदास मायूस उदास रोता हुआ एक कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ हर किसी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, चोरी हो गई, चोरी हो गई। उधर जनमासे में भी खबर आग की तरह फैल गई, चोरी हो गई। लड़के के पिता ने रामदास को बुलाने को कहा। कुछ लोग गए और रामदास को आने को कहा गया। रामदास आंखों में आंसू लिए पहुंचता है और जाते ही बोलता है, जी चोरी हो गई। बीरपाल, लड़के के पिता, हमारा पैसा। रामदास, बाबूजी, जिंदा रहूँगा तब तक देता रहूँगा। बीरपाल, अब ये शादी नहीं हो सकती, मैं मर जाऊँगा बाबूजी। रामदास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 2 लाख दे दो। अभी तो मेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। बाबूजी, मैं वादा करता हूँ आपका दहेज पूरा दे दूँगा। बीरपाल ने अपने लोगों को वापस चलने आदेश दे दिया। लोग तैयारी करने लगे। इधर रामदास ने चारपाई पकड़ ली। उसे दिल का दौरा पड़ने लगा। उसके आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कोई हवा करो, कोई पानी ला दो, ऐसी आवाज़ आने लगी। रज्जू का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उसकी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गई थी। कुछ देर बाद रामदास को होश आया और वो अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आंखें लगातार पानी की अविरल नदियाँ बह रही थी। बहुत भीड़ भाड़ का माहौल हो गया था। बाराती लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। रामदास, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, ये शब्द बार बार कह के रो रहा था। तभी एकाएक भीड़ से तेज स्वर में आवाज़ आती है, मैं करूँगा शादी। चारों तरफ सन्नाटा। सब मुड़ उसकी तरफ देखने लगे। लोग पूछने लग गए, कौन है, कौन है। ये आवाज़ किसी और की नहीं, ये अपने देवेंद्र की है। रज्जू ने रामदास को उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ बाराती लोग बोले, देवेंद्र पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हो, अपने पापा को जानते हो। हाँ जानता हूँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तब तक किसी ने बीरपाल को खबर कर दी तो वो भी मौके पर पहुँच गए। आंखों में खून के डोरे थे। क्या बोला, तू करेगा शादी बिना मेरी मर्जी के। दहेज के नाम पे एक पैसा नहीं दे रहे ये लोग, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं वो अलग से। शादी हरगिज़ नहीं हो सकती, बस मैं यही शादी करूँगा। धीरे से देवेंद्र बोला, और दहेज के 2 लाख किस बात के। क्या रामदास जी अपने यहाँ कर्ज लेने गए थे, या आपका बेटा कोई मुर्गा या बकरा या अन्य कोई जानवर है जो बेच रहे हैं। ये तो आपसी समझौता है, आपका पता भी है। ये तो वो धन दे रहे हैं जिसे इन्होंने अपने सारे जीवन में एकत्र किया है, अपने संस्कारों से सींचा है, या ये कहें अपने सारे जीवन की कमाई दे रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। सब चुप थे। बीरपाल भी सिर झुकाए एक तरफ बैठे थे और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे और शादी हो रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।